हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और कोई भी पेरेंट्स अगर देख रहा हो या कोई भी गार्जियन देख रहा हो तो वो अपने आस पड़ोस में सभी मित्रों तक या मित्रों के बच्चों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से 10वीं कक्षा में जो अभी परीक्षा देने जा रहे हैं विद्यार्थी है उन सभी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये आरबीएससी का जो पेपर है उस पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न पत्र योजना, यानी एक ब्लूप्रिंट आपको दे रखी है और ब्लूप्रिंट कक्षा 10 विज्ञान की है। टाइम मिलेगा बच्चों को 3 घंटे और 15 मिनट का। 80 नंबर का पूर्णांक है इसमें। और सामने आपके जो है जो भी यहाँ पर ज्ञान के जो उद्देश्य होते हैं उनमें जो आपके ज्ञान है, अवबोध है, अभिव्यक्ति है, मौलिकता है, इन सबके अंक बार दिए हुए हैं और परसेंट भी दिया हुआ है। उसके बाद में प्रश्नों के प्रकार और अंक बार आपके सामने दिए हुए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे, लघुत्तरात्मक कितने आएंगे, अति लघुत्तरात्मक कितने आएंगे, दीर्घोत्तरी प्रश्न कितने आएंगे और निबंधात्मक कितने आएंगे, सबका दे रखा है आपको सामने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यहाँ पर आपके सभी चैप्टर जो है उनके अलग अलग अंक बार दे रखे हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो चलिए विद्यार्थियों और फ्रेंड्स शुरू करते हैं ये मॉडल पेपर। देखिए ये ब्लूप्रिंट दे रखी है, यहाँ पर कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं वो सारा बता रखा है यहाँ पर। इस प्रकार का पेपर बच्चों को मिलने वाला है परीक्षा में, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये पेपर होगा, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में ये पेपर आएगा। ये मॉडल पेपर है और कम से कम यहाँ से मानिए आप 5 से 7 क्वेश्चन जो है मिलने ही मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है आपको। चलिए दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है। सारे जो चीज़ें हैं आपको पढ़ लेनी है पेपर देने से पहले। उसके बाद में चलिए अपन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, अपन सारी बात। खंड ए, ये खंड ए में एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि मानव में फुफ्फुस किस तंत्र का भाग है। तो मानव में फुफ्फुस श्वसन तंत्र का भाग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर नेफ्रॉन पूछ ले तो आप उत्सर्जन तंत्र जो है वो बताएंगे, है ना। आमाशय पूछ ले तो पोषण का बताएंगे। हार्ट पूछ ले यानी हृदय पूछ ले तो वो परिसंचरण तंत्र का बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर इंसुलिन है कि थायरोक्सिन है कि एस्ट्रोजन है या ऑक्सिन है। तो यहाँ पर पादप हार्मोन पूछ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो पादप हार्मोन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है या आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो यह आप सभी को पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात समझ में आ रही होगी, वीडियो को लाइक कर देना है। निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो फोटोग्राफी में कौन सा रसायन उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, ये फोटोग्राफी में उपयोग लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो खाने का नमक होता है। अमोनियम क्लोराइड होता है और बेकिंग सोडा होता है। जो खाने का सोडा होता है उसको बेकिंग सोडा कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड भी होता है, NH4Cl होता है, जो एक स्पेशल रसायन है, प्रयोगशाला में प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा आपका CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट कहते हैं इसको, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट का बाईहाइड्रेट बता रखा है, ये जिप्सम होता है। Na2CO3 ये थोड़ा सोडा होता है, क्या होता है, सोडा, जिसको अपन दावन सोडा कहते हैं। और सॉरी, ये कौन सा Na2CO3 10H2O। और ये भी आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ये भी सोडियम कार्बोनेट, ये जोने का सोडा होता है। इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, Na2CO3 बच जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो कौन सी गैस है उत्कृष्ट गैस, O2 है कि H2 है कि हीलियम है कि CO2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों उत्कृष्ट गैसें नहीं है, जबकि यहाँ पर हीलियम जो है वो उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों तक शेयर जरूर करना है, बहुत हेल्प मिलने वाली इस पेपर से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को। किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ जो है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो छड़ का मुड़ी हुई दिखाई देना, पानी में कोई छड़ रखी हुई है तो वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? वो अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये आपको पता है। परावर्तन है आपके, प्रकीर्णन है आपके, और अपवर्तन भी है। ये आपके 10वें चैप्टर का मामला है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कोई भी नेत्र होती है, अपनी आँख होती है, चाहे पड़ोसी की आँख हो, किसी की भी आँख हो, ठीक है, अपने गांव में कोई भी व्यक्ति हो, किसी की भी आँख हो सकती है, उसकी आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? यहाँ पर स्वस्थ नेत्र की बात कर रखी है, तो स्वस्थ नेत्र में दृष्टिपटल मतलब रेटिना के ऊपर यानी दृष्टिपटल पर इमेज बनती है, सामने नहीं बनती, पीछे नहीं बनती। सामने बनती तो वो निकट दृष्टि दोष होता है और पीछे बनती तो वो दूर दृष्टि दोष होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? शक्ति की पूछ रहा है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो वाट होता है। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ये सारी मैंने आपको बता दी। इस प्रश्न का उत्तर बी वॉट हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? कोयला है कि सौर ऊर्जा है कि कोयला है कि पेट्रोलियम है कि प्राकृतिक गैस है? तो पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस ये तीनों अनवीकरणीय है, जबकि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला किससे बन रही है? घास, गेहूं, आम से बन रही है? नहीं बन रही है। घास बकरी मानव से बन रही है, या बकरी गाय और हाथी से बन रही है, या घास मछली और बकरी से बन रही है? तो आहार श्रृंखला में क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो उस प्रकार की जो श्रृंखला बनेगी उसको अपन आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास है, घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खा जाता है, तो इस प्रकार से ये जो है ऑप्शन नंबर बी, इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? हालांकि यहाँ पर नदी नहीं लिखा है, क्योंकि नदियों का ऑप्शन दिया है तो मैंने नदी बोल दिया। तो टिहरी बांध कहाँ पर बना है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में बना हुआ है। और भागीरथी नदी गंगा नदी को ही कहा जाता है, उत्तराखंड में भागीरथी कहा जाता है गंगा नदी को। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में टिहरी बागी उत्तराखंड गंगा नदी पर बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भागीरथी नदी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या चल रहा है इसके पीछे। चलिए, तो अच्छा चल रहा है, मैं वापस ले लेता हूँ उसको। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थान की पूर्ति में कार्बन कार्बन एकल बंध यौगिक क्या कहलाते हैं? और कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध युक्त होता है, एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एक ही बंध होता है, तो उसको अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिक कहा जाता है उसको। उसके बाद में संतृप्त, यहाँ पर कहते हैं संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। परमाणु की किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अद्वितीय संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2n²। 2, ये 2 ऐसे लिखेंगे, फिर छोटा n और उसकी घात 2। 2n² से अपन किसी भी परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो दो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, उनके मध्य में जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, ए व बी के नाम लिखिए। ए और बी क्या है? ये देखिए, CO2 H2O, ये दोनों मिलकर एक तो ग्लूकोज बना रहे हैं C6H12O6, और एक CO2 निकल रही है और एक जल का अणु भी निकलेगा साथ में। तो यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में पानी के बीच में क्रिया हो रही है। और यहाँ पर एक तो होगा क्लोरोफिल और एक आपका प्रकाश। ये दोनों ए और बी यहाँ पर लिखेंगे आप। एक तो लिखोगे क्लोरोफिल और एक लिखोगे प्रकाश। इन दोनों की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण होगा, और पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन बनाएंगे, जिनको अपन स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए,
ये प्रतीक जो दिया हुआ है, ये प्रतीक किस अवयव के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये सेल के लिए प्रयुक्त होता है। और अगर इसी के साथ में ऐसे बहुत सारे जुड़ के आ जाए तो अपन उसके लिए बैटरी लिखेंगे। ये सेल का है और ऐसे बहुत सारे जुड़ जाए तो उसको अपन बैटरी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत जनित ऊर्जा को में बदलता है, कौन सी ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत जनित जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करेगा, जनरेटर। अगर मोटर पूछ लिया जाए तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी होती, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो कौन सी होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, ऐसा उत्पाद बनता है जो कि अघुलनशील होता है, तो वो उत्पाद अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया पूर्ण होने पर नीचे बैठ जाता है, पेंदे में तली में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उनको अपन अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 2 है, उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है, तो अगर कोई विलयन उदासीन होता है तो उसकी पीएच का मान 7 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे शुद्ध जल होता है तो उसका पीएच 7 होता है, यानी सोडियम क्लोराइड है उसका भी अगर आपने जलीय विलयन बनाया तो उसका भी पीएच 7 होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार से शुद्ध यानी उदासीन विलयन जो होता है उसकी पीएच का मान 7 होता है। ठीक है, मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखने, मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखने, तो मिश्र धातु के 2 उदाहरण कौन से हो जाएंगे, मिश्र धातु में आप लिख सकते हो, एक तो आप पीतल लिख सकते हो, आप कांसा लिख सकते हो, उसके बाद में आप लिख सकते हो अपना पीतल, कांसा और एक स्टील लिख सकते हो, है ना, जिसको इस्पात कहते हैं। इस्पात में कार्बन होता है, कॉपर होता है, निकल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है, लोहा भी होता है। और तांबा जो होता है उसमें सीसा और तांबा जो होता है उसमें क्या होता है, 2 धातुओं का मिश्रण होता है तांबा, वो होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ये आपको पता होगा, तो इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर चौथा प्रश्न देखिए, मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। मेथेन में आपको क्या करना है, एक कार्बन बीच में लगाना है इस प्रकार से, और 4 कार्बन चारों कार्बन के 4 हाइड्रोजन जोड़ने ऐसे, और चारों तरफ ऐसे ऐसे हाइड्रोजन जोड़ने हैं, और हाइड्रोजन जोड़ने के बाद में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चारों तरफ लगा देने, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। अब देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई 2 सीमाएं लिखिए, यानी कमियां लिखनी है आपको। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन कौन सी कमियां थी, उन्होंने जो प्रिडिक्शन किया था यानी भविष्यवाणी की थी वो भी सही निकली थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि कुछ समान गुणधर्मों वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया था, और अलग अलग गुणधर्मों वालों तत्वों को समान यानी एक साथ रख दिया था, और वहाँ पर जो समस्थानिक थे उनके लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी थी। तो इस प्रकार की 2 कमियां आप लिख सकते हो। फिर देखिए, शरीर का मस्तिष्क का कौन सा भाग, यानी शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो संतुलन जो होता है अनुमस्तिष्क, फोरब्रेन जो होता है आगे वाला अग्र मस्तिष्क, वो शरीर के संतुलन का काम करता है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए, नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए, यानी जेंट्स में कौन सा लैंगिक हार्मोन होता है, तो जेंट्स में यानी नर में टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो लैंगिक हार्मोन होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पूरा देखना है, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और जितना भी हो सके वो इसको शेयर करना है वीडियो, इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का क्या कार्य है, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का क्या कार्य है, तो ये विभवांतर को मापने का काम करेगा परिपथ में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इतना सा आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिए, छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ, तो आपको ऐसी एक छड़ चुंबक बनानी, ऐसे यूं करके एक छड़ चुंबक बनानी है ना, ऐसे ऐसे, एक तरफ एन लिखना है यानी नॉर्थ पोल लिखना है, और एक तरफ एस पोल लिखना है, और इसके चारों ओर ऐसे 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 क्या करनी है, क्षेत्र रेखाएं बना देनी, ऐसे ऐसे, आपकी किताब में फ़ोटो है। तो इस प्रकार से आप छड़ चुंबक बना लेंगे और उसके लिख देंगे, और यहाँ पर तीर का निशान लगाना है नॉर्थ से साउथ की ओर, तो आप ऐसे ऐसे तीर का निशान लगाएंगे किस पर, रेखाओं के ऊपर। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखिए, तो आप जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण कौन से लिखोगे, कोयला और पेट्रोलियम लिख दोगे। क्या लिखोगे, कोयला और पेट्रोलियम। ओजोन परत का एक लाभ लिखो, तो ओजोन परत से अपना क्या लाभ है, ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है,
और ये हानिकारक पराबैंगनी किरणें अगर हमारे तक पहुंचती है तो इससे क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, चर्म रोग होता है, चमड़ी का कैंसर हो जाता है, तो उनसे अपनी रक्षा करती है ओजोन परत। तो इसका एक लाभ अपन ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है। तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त यानी राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है, उस लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है, किसकी दिशा दर्शाता है, तो ये बल की अर्थात घूर्णन की दिशा को बताता है, या तो बल की दिशा या घूर्णन की दिशा। अब ये दोनों एक समान है क्योंकि जिस तरफ बल लगेगा उसी तरफ जो है कुंडली घूमेगी। तो लेफ्ट हैंड पूछे चाहे राइट हैंड पूछे, यानी वाम हस्त पूछे चाहे दक्षिण हस्त पूछे, दोनों में अंगूठा बल को ही बताता है, यानी घूर्णन की दिशा को बताता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है चौथा। ये कौन सा चौथा है, जो भी चौथा है, अब नेक्स्ट सेक्शन नंबर बी में चल रहा है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए के दो तरीके क्या है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए या तो आप गैल्वेनीकरण कर सकते हो, जस्तीकरण जिसको कहते हैं, जस्ते की परत चढ़ाकर, या दूसरा एक ऑप्शन और क्या है, दूसरा तरीका क्या है, या उस पर आप ऑयल पेंट या ग्रीज लगाकर उसको जंग से बचा सकते हो। दो ये हो गए। नेक्स्ट देखिए पांचवा प्रश्न, कार्बन के दो अपूर्व रूपों के नाम लिखिए। तो कार्बन के दो अपूर्व रूप कौन कौन से हो जाएंगे, हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, बकमिस्टर फुलरिन जिसको कहते हैं वो हो जाएगा, और बहुत सारे इसके क्या होते हैं, कार्बन के अपूर्व रूप होते हैं, कोल कोक बहुत सारे होते हैं। ठीक है। मिसेल की संरचना का चित्र बनाइए। मिसेल कैसे बनता है, ये कोई मेल का डब्बा होता है, डस्ट होती है, उस पर ऐसे 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 इस प्रकार से आप क्या बनाते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो इस प्रकार के आपकी किताब में जो फोटो दिया है उसका चित्र बनाना है, संरचना का चित्र बनाना है। 2-2 नंबर के ये जो है आपके क्वेश्चन है, अच्छे से आप कर सकते हो। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दो आप, अगर रिटन एग्जाम है तो कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जो भी आता है वो आपको लिखना ही लिखना है। प्रश्न छोड़ने से आपको नुकसान ही होगा। आप चाहे कि प्रश्न में कुछ भी लिख दें, लेकिन लिखना है आपको, उससे संबंधित जो भी कुछ आता है वो लिख देना है, उससे आपको नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये पूरी संभावना रहती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घट जाती है। आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, ऐसे आवर्त सारणी पूरी, तो यहाँ से बाएं से इस तरफ जाते हैं अपन जैसे ही, तो परमाणु त्रिज्या घट जाती है। तो परमाणु त्रिज्या इसलिए घटती है क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो धनावेश की मात्रा बढ़ती है, और बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो ऋणावेश की मात्रा भी बढ़ती है। लेकिन होता यह है कि अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ते हैं, लेकिन कोश की जो दूरी है नाभिक से वो नहीं बढ़ती है। इस कारण से जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो जो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल है वो बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर अधिकतम हो जाता है। इस कारण धीरे धीरे क्या हो जाती है, त्रिज्या घट जाती है। ये आपको लिखना है। फिर देखिए आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व कार्य लिखिए। तो आमाशय जो होता है, हमारे पेट में आमाशय जो होता है, उस आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है जिसको अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अम्ल होता है ये क्या कार्य करता है, ये सबसे पहले तो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रोवाइड कराता है, अम्लीय माध्यम उपलब्ध करवाता है। दूसरा, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारता है। ये दोनों इसके कार्य हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9वां प्रश्न, प्लेसेंटा किसे कहते हैं व इसका कार्य क्या है। प्लेसेंटा क्या होता है, जब भी मादा के शरीर में भ्रूण जो होता है, भ्रूण एम्ब्रियो जिसको कहते हैं, भ्रूण, ऐसा भ्रूण आपने देखा होगा, ये मैंने भी बनाया फोटो ऐसा, तो ऐसा भ्रूण होता है। ये भ्रूण, इस भ्रूण को यानी जो बच्चा या बच्ची जो भी बनेगा, अंदर शिशु जो बनेगा, उस शिशु को पोषण प्रदान करने के लिए नाभि से एक नलिका जुड़ी हुई होती है, उस नलिका को प्लेसेंटा कहा जाता है। इसका कार्य क्या है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, उसका कार्य क्या हो जाएगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। क्या कार्य हो जाएगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है। फिर देखिए पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है आपको। कोई फूल है उसका अनुदैर्ध्य काट का फोटो बनाना है, जैसे आपके उसमें होता है ना, ये ऐसे इस प्रकार का फोटो बना हुआ है आपकी किताब में, तो वो वाला फोटो आपको यहाँ पर बनाना है, ऐसे ऐसे वाला, ये वाला। ठीक है। फिर देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखो। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक तो मैं पहले ही बता देता हूँ, डायोप्टर होता है, और क्षमता का जो सूत्र होता है उसको अपन P बराबर
1/f लिखते हैं, P बराबर 1/f। ठीक है, ये जो है लेंस की क्षमता का सूत्र हो जाएगा, मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। फिर देखिए किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई दो लिखने हैं तो आप ऐसे लिखेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 आप लिखेंगे कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक मिनट, सॉरी मैंने गलती कर दी है कि जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला क्या है, लंबाई के समानुपाती। दूसरा लिखना है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपको दोनों लिखने हैं। फिर नेक्स्ट देखिए 13वां प्रश्न, विद्युत परिपथ तथा साधित्रों, यानी साथियों नहीं है यहाँ पर, ये गलत छपा रखा है, तो साधित्रों होगा, में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय कौन कौन से हैं। तो विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में दो सुरक्षा उपाय हैं। एक सुरक्षा उपाय तो होता है बटन, क्या होता है, बटन, यानी स्विच, ऑन ऑफ स्विच होता है। और दूसरा होता है आपका क्या होता है, फ्यूज़। दूसरा क्या होता है, फ्यूज़। हालांकि अभी मॉडर्न ज़माने में जो है वो सर्किट ब्रेकर वगैरह बहुत सारे उपकरण आने लग गए हैं, तो ये दो उपकरण आप लिख सकते हैं, दो उपाय लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, तो आप राइट हैंड का जो अंगूठा होता है उसके अनुसार राइट हैंड से, यानी दक्षिण हाथ से, यानी जिमड़ा जो हाथ होता है अपना, उससे किसी भी चालक को पकड़ना है। तो अंगूठा जिस दिशा में जो रहता है उस दिशा में आपकी धारा का प्रवाह होना चाहिए। तो आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, तो ये आपको इसमें लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट, दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। तो एक परिपथ दे रखा है आपको, इसमें बताना कि जो टोटल प्रतिरोध है वो कितना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये श्रेणीक्रम संयोजन है, तो श्रेणीक्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो ये R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम कर देंगे अपन, आंसर हो जाएगा सही। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा लिखिए। तो नवीकरणीय स्रोत रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स, इन दोनों की परिभाषा आपको लिखनी है। तो नवीकरणीय सोर्स कौन से होते हैं, ऐसे सोर्स या ऐसे स्रोत जिनका अपन पुनः उपयोग कर सकते हैं ऊर्जा के लिए, तो उनको अपन नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जबकि ऐसे स्रोत जिनका उपयोग अपन पुनः ऊर्जा के लिए नहीं कर सकते, एक बार उपयोग किया और ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। फिर देखिए दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न। अब यहाँ पर मैं सारा इनका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़े प्रश्न हैं, तो पेपर जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। इन सब प्रश्नों के आप आंसर देख लेना है, मैं इनको समझा देता हूँ। वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय लिखना है। ठीक है, यहाँ पर एक उपाय लिखना है, कितना, केवल एक उपाय लिखना है। तो एक उपाय क्या लिखेंगे अपन, ये बता देता हूँ, छोटा ही है। अपन विकृत गंधिता से बचाने के लिए ऐसे पदार्थों को पैक करके उनमें नाइट्रोजन गैस भरेंगे, जैसे आपके चिप्स आते हैं, तो ये जो है एक उपाय हो जाएगा। फिर ये आपको कुछ दिया है, किसका अपचयन हुआ है, किसका उपचयन हुआ है, 3 नंबर का प्रश्न है, छोटा प्रश्न है लेकिन 3 नंबर का है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया में क्या बना, कॉपर और हाइड्रोजन ऑक्साइड बना है, तो यानी जल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस पदार्थ का अपचयन हुआ है और किस पदार्थ का उपचयन हुआ है। अपचयन किसका हुआ है, देखो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के चली गई है, इसने धोखा दे दिया, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के चली गई, ऑक्सीजन ने धोखा दे दिया, तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन बेचारी अकेली थी और इसके साथ में इस ऑक्सीजन ने दोस्ती कर ली और H2O बन गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। तो यहाँ पर इनके सेटिंग बैठ गई और यहाँ पर इनका ब्रेकअप हो गया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड जो है इसका अपचयन हुआ है और हाइड्रोजन जो है इसका उपचयन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18वां, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम व कार्य लिखो, इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखो। मानव में अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन होता है, और उसका कार्य क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, रक्त में शुगर की जो लेवल होता है उस शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है। इसकी कमी के कारण क्या होता है, रोग होता है, और उसको अपन क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, शुगर कहते हैं, और एक नाम क्या होता है, डायबिटीज़, हाँ डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये डायबिटीज़ जो है वो इसकी कमी के कारण होता है, जिसको अपन एनीमिया भी कहते हैं।
नहीं, एनीमिया नहीं कहते, एनीमिया में तो हाँ हीमोग्लोबिन की कमी कारण, तो हाँ डायबिटीज़ ही कहते हैं, तो डायबिटीज़ रोग कहते हैं इसको, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट देखिए, मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और इसका चित्र आरेख बनाओ। एक तरफ नर बनाना है, एक तरफ मादा बनानी है। नर में एक्स और वाई हार्मोन लिखना है, मादा में एक्स हार्मोन लिखना है ना। इधर से वाई आया, सॉरी इधर से एक्स आया, इधर से भी एक्स आया तो लड़की पैदा होगी। इधर से वाई आया और इधर से एक्स आया तो इधर जो है आपका लड़का पैदा होगा। इस प्रकार का डायग्राम बनाना है और उसको समझाना है लिंग निर्धारण क्या होता है, कैसे होता है। फिर प्रश्न देखिए 20वां, दीर्घदृष्टि दोष के निर्माण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है। दीर्घदृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष जो है उसके निर्माण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है। अब दूरदृष्टि दोष क्या होता है कि दृष्टिपटल के पीछे अगर यानी दृष्टिपटल पर बिंब न बन के, प्रतिबिंब न बन के दृष्टिपटल के पीछे प्रतिबिंब न बनने लग जाए तो ये दीर्घ दृष्टि दोष होता है। तो उसके लिए अपन उत्तल लेंस काम में लेंगे। कौन सा काम में लेंगे? उत्तल लेंस काम में लेंगे। तो ये आपका एक प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि सूर्य की किरणों को बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर जो है नीला रंग जो होता है उस नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो प्रकीर्णन के कारण आकाश तो आपको नीला दिखाई देने लगता है, जबकि लाल रंग जो है उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो सूर्य हमें लाल लाल दिखाई देता है। ठीक है, दो चीज़ें मैंने एक साथ बता दी आपको इसमें। फिर नेक्स्ट देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखो व कोई एक उपयोग लिखो। तो विरंजक चूर्ण कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अपन विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है, सूत्र लिखना है CaOCl2 हो गया, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो गया। इसके कोई दो उपयोग लिखने, विरंजन में, कपड़ा उद्योग में, है ना, और कागज़ उद्योग में इसके उपयोग करते हैं विरंजन के लिए। फिर है बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा कौन सा होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसको अपन बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने में काम लेते हैं। रासायनिक सूत्र मैंने बता दिया है। कोई दो उपयोग लेने, खाने के लिए काम में लेते हैं अपन। ठीक है, और भी कोई उपयोग हो तो आप लिख सकते हो। अम्ल और क्षार में कोई दो अंतर लिखने, ये पता नहीं क्या खुल गया बीच में, कौन सी विंडो आ गई है, इसको अपन हटा देते हैं। तो अम्ल और क्षार में कोई दो अंतर लिखने, तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दो अंतर हो गए, खत्म। ठीक है, या फिर आपको नीचे एक प्रश्न और दिया है अथवा में, आप ये कर सकते हो, दोनों में से कोई एक करना है। इनमें आपको मिलाना है किसमें कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए, संतरे में पहले संतरा में एस्कार्बिक अम्ल होता है। आंवला में आंवले में सिट्रिक अम्ल होता है। नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। कैसा? संतरा में एस्कार्बिक, आंवला में सिट्रिक, नेटल के डंक में ये मेथेनोइक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है दावन सोडा का रासायनिक सूत्र वो दो उपयोग लिखिए। दावन सोडा धोने का सोडा कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3। तो Na2CO3 होता है, इसको सोडियम धावन सोडा कहते हैं अपन, है ना। 10H2 साथ में लगाना है। दो उपयोग लिखना, धोने में काम लेते हैं, है ना, और भी इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है। फिर देखिए दोस्तों, मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? हानिकारक पदार्थों को, टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, है ना, अपने शरीर में बनते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए जो तंत्र काम करता है उसको अपन क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। ये हो गया। मानव में अपवहन डायलिसिस क्या है? तो डायलिसिस क्या है? यानी जो रक्त होता है उसका छन्ने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन डायलिसिस कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसको लिखना है आपको 1+2+1। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, एक इसका नंबर है, उत्सर्जन तंत्र का चित्र नामांकित चित्र बनाना 2 नंबर मिलेंगे, और ये इसका देख इस प्रक्रिया को समझाओगे तो इसका भी 1 नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी टोटल 4 नंबर मिलेंगे आपको। फिर देखिए यहाँ पर आगे नेक्स्ट चलते हैं। या फिर अथवा में दिया हुआ है, मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं? भोजन का पाचन किसे कहते हैं? मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो भोजन का पाचन क्या होता है? भोजन अंदर जाता है, विभिन्न जो पाचन का मतलब होता है कि जो बड़े जो कण होते हैं उन बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ना होता है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन मानव में पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और नामांकित बनाना है। ठीक है, भोजन के पाचन में लार का एक कार्य बताओ। लार क्या करती है? भोजन को लसलसा बनाती है। ठीक है, ये आप लार का कार्य लिख सकते हो।
ठीक है। फिर 23वां प्रश्न, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ जबकि वस्तु F पर हो। जब वस्तु फोकस बिंदु पर होती है तो आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है। तो फोकस बिंदु पर अगर वस्तु होती है तो उसका जो है किरण आरेख, उसमें जो अवतल दर्पण दे रखा है तो अनंत पर जो है आपकी प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और उल्टा और वास्तविक होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी, आपकी किताब में दे रखा है, मिला लेना। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, और ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब, और इसमें दो अंतर लिखने हैं आपको। तो एक अंतर आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, जबकि आप इसमें ये लिख सकते हो कि ये आपका आभासी प्रतिबिंब जो है ये मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर हो। तो उत्तल लेंस से बिंब अनंत पर होता है तो ये फोकस बिंदु पर जाकर आपका है फोटो बनता है, इसका आपको किरण आरेख बनाना है। ठीक है, ये यहाँ पर तो इस प्रकार से आप लेंस बनाएंगे, फिर ऐसे मुख्य अक्ष खींचेंगे, फिर यहाँ पर अनंत से किरणें आएंगी, समांतर होगी तो यहाँ पर पीछे मिल जाएगी इस प्रकार से। फिर दर्पण और लेंस में कोई दो अंतर लिखने। दर्पण में क्या होता है, दर्पण में केवल एक परावर्तक पृष्ठ होता है। लेंस में क्या होता है, लेंस एक पारदर्शी वस्तु होती है। दर्पण क्या होता है, दर्पण में परावर्तन की घटना होती है, जबकि लेंस में क्या होती है, अपवर्तन की घटना होती है। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हो। फिर देखिए, ये पेपर हो गया आपका विज्ञान का समाप्त। तो दोस्तों आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको पेपर समझ में आया होगा। कहीं कोई अगर मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है।